हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। आज आपको गॉस थ्योरम से आगे का टॉपिक कंटिन्यू कराया जा रहा है। गॉस थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी लास्ट वीडियो में। अब हम गॉस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला हमने बता दिया था कि फाई ई जो है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर होता है और वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये सब चीज़ें पढ़ा के आए थे पीछे, सबको याद होगा। लास्ट वीडियो देखिए जिसने नहीं देखी है, अगर जिसको नहीं पता है। फाई ई बताया था ना, फाई ई क्या था, सरफेस इंटीग्रल था किसका, ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर का। और ये किसके बराबर था, ये बराबर था जो भी चार्ज क्लोज सरफेस एनक्लोज कर रहा था अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। ये हम पढ़ा के आए थे लास्ट वीडियो के अंदर, गॉस थ्योरम में बता के आए थे बातें। अब हम करेंगे क्या, इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये फार्मूला आया कैसे, किस तरीके से ये फार्मूला बना। तो ये फार्मूला जो हम प्रूव कर रहे हैं, ये हेडिंग हमने लिखी है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम एंड दिस प्रूफ इज ओनली फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सर्फेसेज ओनली। ठीक है, सिमेट्रिकली ये किसके लिए है, सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए, और वो भी सिमेट्रिक सरफेस होगा, जो ऊपर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q एक O पे सिचुएटेड है, किसी एक पॉइंट O पे सिचुएटेड है, और वो पॉइंट O क्या है, सेंटर है किसी स्फेयर का, और रेडियस क्या है उस स्फेयर का, जिस स्फेयर के सेंटर पे वो चार्ज रखा है उसका रेडियस R है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। कोई एक चार्ज सपोज करा कि प्लस क्यू चार्ज है, ये रखा है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये किसी स्फेयर के सेंटर O पे रखा गया होगा, और उस स्फेयर का रेडियस क्या है, R है उसका रेडियस, ये दिखा रखा है हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ क्या कहता है भाई, सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर उसकी डायरेक्शन दिखाएं तो क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो है ही। यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है कि इस जो रेडियस की डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन है रेडियस की। तो आर कैप हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने के लिए लगा दिया। अब इतने बड़े स्फेयर का निकाल पाना, इतने बड़े स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा ये छोटा सा एक पार्ट कंसीडर करा है, इसको लेंगे और फिर क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। ठीक, देखिए हमने बोला कंसीडर स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया एलिमेंट डी एस ऑफ द स्फेयर अराउंड पी। पी ये पॉइंट है यहाँ पे, इसके आसपास कोई एक छोटा सा स्फेरिकल पोर्शन बना लेते हैं हम, छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसका हमने जिसको क्या माना, जिसका एरिया अगर इस पूरे सरफेस का, पूरे स्फेरिकल सरफेस का एरिया एस है तो इसका एरिया मैंने क्या मान लिया, डी एस मान लिया। ठीक, उसके बाद लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर डी एस वैक्टर। किससे रिप्रेजेंट करने दीजिए इसे डी एस वैक्टर से रिप्रेजेंट कर लेने दो। डी एस वैक्टर देखो ये रहा डी एस वैक्टर। ठीक है, और सबको पीछे बता के आए थे जहाँ एरिया वेक्टर पढ़ाया था कि जहाँ कहीं भी अब एरिया लिखेंगे हम लोग तो उसे वेक्टर क्वांटिटी मान के चलेंगे। डी एस क्या सरफेस एरिया तो है, तो वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे और किस तरीके से एक्सप्रेस करा करेंगे, एन कैप डी एस लिखा करेंगे। एन कैप क्यों लिख रहे हैं, एन कैप कुछ नहीं है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये दिखा रखी है डायग्राम में, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो कि कौन दिखा रहा है, एन कैप से दिखा रहे हैं, अलोंग आर कैप या अलोंग ई वेक्टर ही है वो भी, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉन होती थी वो भी बताया था, आउटवर्ड होती थी, नॉर्मल होती थी, तो आउटवर्ड नॉर्मल भी बताइए। तो डी एस वैक्टर को पीछे बता के आए थे एरिया वेक्टर में, कहीं भी डी एस वैक्टर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो एन कैप डी एस लिखा करेंगे। ठीक, एन कैप डी एस लिखा करेंगे। अब अगर मैं ये बोलूँ बात आपको कि आर कैप और एन कैप का प्रोडक्ट 1 है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ्स वालों को तो होगी नहीं अगर उन्होंने वेक्टर पढ़ लिया होगा तो, और बायो वालों को भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ लिया था। और जिनको किसी को प्रॉब्लम है तो वो ये याद कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, आप उनके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 आता है। इसे बड़ी आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हो, वो बच्चा आसानी से प्रूव कर सकता है जिसने 11th क्लास में जग के पढ़ाई करी थी वेक्टर्स में। जिसने नहीं करी थी वो याद कर ले इस प्रॉपर्टी को कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। ठीक, बाकी मैथ्स वाले सीख जाएंगे इस क्लास में, दोबारा से पढ़ा दी जाएगा उन्हें मैथ्स में। ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं, ई वेक्टर क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू आर कैप भी तो था, और डी एस वैक्टर क्या था, एन कैप डॉट डी एस। आर कैप और एन कैप तो 1 हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये स्टेप है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वो क्या है, आर कैप
डॉट एन कैप भी आएगा यहाँ पे। अगले स्टेप में आप आर कैप डॉट एन कैप को हटा के 1 बना दीजिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो। मैंने डायरेक्ट इसी स्टेप में करके दिखा दिया आपको, आर कैप डॉट एन कैप 1 के बराबर। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये किसके लिए कर रहे थे, एक छोटे से सरफेस के लिए कर रहे थे, इतने से के लिए। करना किसके लिए, पूरे बड़े सरफेस के लिए करना है। क्या करते हैं भाई, स्मॉल वर्क डन होता था, टोटल वर्क डन निकाल देते, इंटीग्रेट कर देते थे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे आता है, इस तरीके का आता है, सरफेस इंटीग्रल करते हैं, क्लोज्ड सरफेस एरिया का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। भाई ये तो चेंज ही नहीं हो रही ना, रेडियस चेंज नहीं होगा, क्यू चार्ज चेंज नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है। सरफेस एरिया को भी तो इंटीग्रेट करोगे, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन लोगे तो डी एस क्या है, छोटे सरफेस, ये वाला अभी जो सरफेस बनाया था इतने से सरफेस का, इस वाले सरफेस का एरिया सिर्फ। ठीक है, और इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा। और पूरे सरफेस का एरिया क्या होता है, सबको पता होगा, सरफेस एरिया स्फेयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने डी एस की जगह पे क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है, सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही तो स्टार्ट करा था हमने, किससे करा था, भाई फ्लक्स ही तो निकाल रहे थे, तो वो किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और किसके बराबर आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गई। स्टार्ट जब करी थी वीडियो अभी मैंने, तो आपको बताया था कि ये जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख के दिखाया था बड़ा बड़ा, वो प्रूव करना था। इस तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो प्रूफ कभी कभी पेपर में आ जाता है, आएगा आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक सर्फेसेस के लिए हमेशा, तो आप ये वाला प्रूफ करके आएंगे। ठीक, क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब मैं ये आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ क्वेश्चन, सब जो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे वो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे पता चलेगा कि किस किस ने वीडियो देखी है और किस किस ने सिर्फ नोट्स कॉपी करे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हमने प्रूफ करा है गॉस थ्योरम का, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक सर्फेसेस के लिए क्यों करा है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस ही क्यों लिया है हमने, कोई एक स्क्वायर क्यों नहीं लिया, कोई रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया, कोई ट्राइंगल क्यों नहीं लिया प्रूव करने के लिए, हमने स्फेयर ही क्यों लिया। इसका एक रीज़न है, इसका एक प्रॉपर आंसर है, छोटा सा 2 लाइन का। आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे और सब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको बताऊँगा सबको। ठीक, सबको करना है ये काम, जो भी वीडियो देखेगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन करके दिखा देते हैं कि गॉस थ्योरम सही है भी या नहीं है। ठीक है, हमने प्रूफ करके दिखा दी, अब वेरीफाई करके दिखा देते हैं। हमने क्या करा कि हम बोले लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर कंटेनिंग नो चार्ज। ये कोई भी एक सिलेंडर, हमने क्या बोला था जब आपको पढ़ाया था गॉस थ्योरम, तो उसमें बोला था कि कोई भी सरफेस अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज कर रहा है तो उसके फ्लक्स जो होती है वो उस चार्ज की वजह से होती है। बाहर कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो वो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये कोई एक सिलेंडर है यहाँ पे, इसमें क्या है, हमने बोला कि ये कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक, तो अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर 0 आ जाती है तो गॉस थ्योरम वेरीफाइड है। अगर हमने बोला ना कि कोई भी सरफेस अगर चार्ज एनक्लोज नहीं करता तो वो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगी। तो इस सरफेस के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 निकाल के दिखा दूँ तो मैं वेरीफाई कर दूंगा गॉस थ्योरम को। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मैंने 3 सरफेसेस माने, कोई ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आप पहले वाले पे देखिए, पहले वाले पे अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो इस तरफ को बनाओगे भाई, नॉर्मल आउटवर्ड्स ही तो बनाते हैं, तो इस तरफ बनेगा। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल ये है। तीसरे सरफेस पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इतना क्लियर सबको। चलिए अब अगर आप सरफेस 1 पे निकालने चलोगे तो सरफेस 1 पे फ्लक्स कैसे निकालोगे, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा क्या है सरफेस 1 के लिए, अभी बताया था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। एंगल कितना बन रहा है 180, कितना आ जाएगा माइनस ES1 आ जाएगा। मैंने पूरा सरफेस के लिए ले लिया तो ES1 हो गया, S1 क्या है, इसका एरिया, ये क्लियर सबको। चलिए इसी तरीके से फाई 2 निकालोगे, ई डी एस कॉस थीटा, सरफेस 2 की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सरफेस 2 के लिए हमने इसका एरिया जो है वो S2 मान लिया, ये वाला S2। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, सबको पता है कि एंगल इनके बीच में अभी दिखाया था 0 डिग्री है। 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 ES2 आ जाएगा।
तीसरे सरफेस के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाई 3 इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 90। सरफेस 3 है तो ये पूरे इसकी सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहे हैं अब हम, इस सरफेस की, इस तरीके का जो सरफेस होगा इसका एरिया जो है वो मैंने कितना मान लिया, ES3 मान लिया इसका एरिया। तो ES3 कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ गया आपका 0। ठीक, अब 0 हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, ये देखो कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों किसके हैं, दोनों किसके सर्कल हैं, दोनों एक सेम सिलेंडर के तो सर्कल हैं। अब सेम सिलेंडर के सर्कल है तो दोनों का सरफेस एरिया सेम ही तो होगा, तो S1 और S2 बराबर ही तो होंगे। तो मैं ये कह देता हूँ कि S1 और S2 बराबर कहें किसके, S के, ये मान लेता हूँ मैं S1 S2 बराबर किसके, S के। तो क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने नेट फ्लक्स को ऐड कर दिया भाई, नेट फ्लक्स निकालनी है पूरे सिलेंडर के लिए, तो क्या करोगे, तीनों सरफेस के लिए फ्लक्स ऐड कर दो, तीन ही सरफेस तो बन रहे हैं उसके अंदर। तो ES1 माइनस का प्लस ES2 प्लस 0 माइनस ES1 ही तो आया था 5 1। अब S1 और S2 तो बराबर है ना, तो ES1 और ES2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा क्या आंसर, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या करके दिखा दिया, यहाँ पे किसी एक ऐसे सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा उसके लिए मैंने आपको एरिया 0 ला के उसके लिए इसका फ्लक्स 0 ला के दिखा दिया। और यही क्या कर सकते हैं हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अब फ्लक्स 0 आ चुकी है तो गॉस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। Hence total electric flux over the closed cylindrical surface containing no charge is 0. This verifies Gauss theorem. यहाँ से Gauss theorem जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक, ये थी आज की वीडियो की सेकंड हेडिंग। एक और हेडिंग कवर अप कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि कुलाम्स लॉ किस तरीके से गॉस थ्योरम से डिड्यूस किया जा सकता है, किस तरीके से आप कुलाम लॉ बना सकते हो गॉस थ्योरम से। कुलाम लॉ सबने पढ़ा था, क्या होता था, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर गॉस थ्योरम से बना लूँ तो मैं कह दूंगा कि हाँ कुलाम्स लॉ जो है वो हैज़ बीन डिड्यूस फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के फॉर्मूले से हम कुलाम्स लॉ बनाएंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, वही सेम डायग्राम है जो अभी पीछे समझा के आए थे ऊपर। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q एट O, ये वही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q किसी पॉइंट O पे। इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, वही इमेजिन करा है कि ये चार्ज जो है किसी एक स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड होगा, जिस स्फीयर का रेडियस कितना है R है और सेंटर क्या है इसका O। Magnitude of E vector is same at every point on the surface of the sphere and is directed radially outwards. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लीजिए स्फीयर के, वो क्या है, सेम है, और ये सब तरफ कहाँ है, बाहर की तरफ डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं। अलग अलग पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, जहाँ कहीं भी आप रेडियस बनाओगे भाई, यहाँ कैसे रेडियस ये बनेगा तो रेडियली आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ रेडियस ये बनेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पे आप इस तरीके से मान सकते हो। ये हमने सपोज करा है इस चार्ज के आसपास के लिए, ठीक है। बाकी वही सब कुछ है। ये स्मॉल सरफेस बना लिया DS, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल सरफेस लिखेंगे। ये सब कुछ वही बातें हैं, आगे हम जहाँ वहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे कि सरफेस इंटीग्रल आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो गॉस थ्योरम से। सरफेस इंटीग्रल आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस थीटा आता है, EDS कॉस थीटा अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी बोला कि दोनों के बीच में डायरेक्शन कितनी है, सेम डायरेक्शन है दोनों की। देखिए E वेक्टर और DS वेक्टर यानी कि N वेक्टर, दोनों के बीच में डायरेक्शन सेम है, कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल क्या लिखोगे 0 डिग्री। उसके बाद में कॉस 0 1 हो गया, EDS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे, DS स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे DS का, तो क्या आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले आए यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ऐसे करके लिख दिया मैंने, रीग्रुपिंग कर दी इसकी, R स्क्वायर अलग निकाल दिया, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ताकि ये क्या बना सके, हम इसे K बना सकें। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पे, पॉइंट P पे। पॉइंट P कहाँ है, ये रहा पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किस की वजह से, इस चार्ज की वजह से। अब सपोज करिए इस पॉइंट P पे मैंने एक और चार्ज ला के रख दिया, क्या, कैसा चार्ज है ये, सपोज करिए ये चार्ज प्लस Q0 है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे कोई एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, जो फोर्स की डायरेक्शन होती थी। तो डायरेक्शन तो क्या आएगी, डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी, इस डायरेक्शन में से रिपेल करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब यही बात हमने यहाँ पे लिख के दिखाई है आपको। इफ़ अनदर पॉइंट चार्ज Q0 वर प्लेस्ड एट P, अगर कोई एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q0 वो प्लेस कर दिया हमने कहाँ पे, P पे प्लेस कर दिया उसे,
तो क्या हो जाएगा, ये इस चार्ज की वजह से क्या लगेगी, उस पर कोई फोर्स लगेगी क्यू चार्ज की वजह से, और वो कितनी लगेगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता था ना, सबने पढ़ा था, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ के आए थे फर्स्ट चैप्टर में। तो वहीं से एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू लिख सकते हो, और कौन से चार्ज की वजह से, कौन से चार्ज पे लग रही है फोर्स, क्यू नॉट पे लग रही है। ई क्या बना के आए, ई तो अभी ऊपर ही बना के आए हैं, ये रहा ई, ये देखिए ई तो ये रहा, तो ई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन गया, ई एफ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो ई है, इंटू क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो है कूलम्ब्स लॉ। एफ इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था सर कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला। तो बन गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिड्यूस कर दिया। तो सबको समझ में आया होगा गॉस थ्योरम से किस तरीके से कूलम्ब्स लॉ डिड्यूस कर सकते हैं आप। तो 3 हेडिंग आज की वीडियो में कवर अप कराई हैं, नोट करिएगा नोटबुक में, जो क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट करके बताएंगे सब वीडियो के नीचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कोई बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहा है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।